All right, guys, now listen to me. We were there in a part that is from quantitative aptitude. All right, and now we are into logical reasoning section. ठीक है, ऐसी ही चीजें चलेंगे जो कि आपको थोड़ी आसानी हो चीजों को करने में. ठीक है, वन पार्ट वॉज डिवोटेड टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. अभी जो है हम लोग रीजनिंग सेक्शन करते हैं. फिर अगर थर्ड पार्ट के लिए भी आज आप राजी होते हो तो हम लोग जो है फिर से क्वांट में जाएंगे. अभी फिलहाल कॉन्सेंट्रेट करते हैं इस पे, वन टॉपिक एट अ टाइम. सो फर्स्ट टॉपिक आई चूज लाइक कौन सा, सिलोजिज्म पढ़ाऊं? सिलोजिज्म से शुरू करूं. ऑलवेज अंडरस्टैंड द वे इन विच आई एम जस्ट टेकिंग द थिंग्स ऑन ओवर हियर. जिस तरीके से मैं ले जा रहा हूं चीजों को बहुत सिंपलिस्टिक है, और उस अप्रोच को लेके आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सवाल भी जो है वो आराम से कर सकते हो. वो आप खुद देखोगे. तो इस बोर्ड पे अभी जो भी मैं लिखने जा रहा हूं तुरंत लिखने का जरूरत बिल्कुल नहीं. बस एक वर्ड लिखो, सिलोजिज्म. ऑलराइट, नथिंग एल्स यू नीड टू राइट, ओनली दिस चैप्टर्स नेम. ऑलराइट, एंड जो अभी बता रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनना. ऑलराइट, आई एम जस्ट राइटिंग थ्री इंग्लिश स्टेटमेंट्स एंड उसको डिनोट करूंगा वेन डायग्राम से. बिफोर आई स्टार्ट आई विश टू आस्क यू ऑल, वेन डायग्राम के फिगर्स वगैरह कभी देखे हो क्या? जैसे अगर 3 वर्ड दे दिया गया, फॉर एग्जाम्पल टीचर्स, म्यूजिशियंस एंड कोई और, एक और ले लो, पेंटर्स. यस, तो 3 वर्ड ले लिया गया एंड इसको मुझे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है. देन वो एक अलग सेक्शन है. तो आपके जहन में आ रहा होगा कि 3 सर्कल्स कैन बी ड्रॉन लाइक दिस ऑल्सो. Am I correct? Like this also? Am I correct? Like this also? Like this also? Other than that also? हो सकता है बहुत सारा मेथड. It means if one circle is denoting one word was what? जैसे पेंटर ले लिया है ना. जैसे अभी और क्या बोला था तुमने, टीचर्स. जैसे एक और क्या बोला था, म्यूजिशियंस. अब इसको रिप्रेजेंट करना है. तो अब जब रिप्रेजेंट करना है, इट मींस हमारे पास चीजें बहुत कम है. इसका मतलब मीनिंगफुल सेंस ऑफ द वर्ड पेंटर लेना है, मीनिंगफुल सेंस ऑफ द वर्ड टीचर लेना है. टीचर क्या होते हैं वैसे करके लेना है. मीनिंगफुल वर्ड ये पूरा म्यूजिशियन को लेके चलना है. तो तुमको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा. तो ये वाला होगा ना. कुछ टीचर जो हैं वो क्या हो सकते हैं, पेंटर भी हो सकते हैं. कुछ पेंटर जो हैं वो म्यूजिशियन भी हो सकते हैं, और कुछ होंगे जो टीचर भी होंगे, पेंटर भी होंगे, म्यूजिशियन भी होंगे, और कुछ क्या होंगे, कुछ भी नहीं होंगे. समझ में आया? सो दिस कैन नॉट बी करेक्ट, दिस विल बी करेक्ट. गेटिंग और नॉट गेटिंग? इसी तरीके से अगर मैं वर्ड दे दिया लाइक एशिया दे दिया, यूनिवर्स दे दिया, और अंबाला दे दिया. अब तीनों क्या है, ज्योग्राफिकल क्या है, नेम्स. अब रियल एंटिटी के तौर पे हमको देखना पड़ेगा. ये सोचना पड़ेगा कि इसको अगर वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो क्या होगा. ये पूरा है यूनिवर्स, ये पूरा है एशिया, और उसके अंदर है क्या, अंबाला. वेरी सिंपल है ना. तो यहाँ मीनिंगफुल सेंस लेके चलना है. लेकिन अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसमें कोई मीनिंगफुल सेंस लेके नहीं चलना है. क्योंकि अच्छा सुनो, ये थोड़ा बड़ा कैसे होगा, ये रब करने वाला. अरे वो तो कर ही रहा हूं. तो थैंक यू. चलो, तो मैंने क्या बोला, उसमें वर्ड के रियल मीनिंग पर जाना है, लेकिन यहां पर रियल मीनिंग पे नहीं जाना है. ठीक है. तो अगर मैं लिख दिया पहला स्टेटमेंट, ऑल ए इज बी, तो यहाँ पे ए क्या हो सकता है, कैट हो सकता है. बी क्या होता है, हो सकता है लायन हो सकता है. ए क्या हो सकता है, मेल्स हो सकता है. बी क्या हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है. कुछ भी हो सकता है. समझ में आया? आई मीन टू से यहाँ वर्ड के रियल मतलब पे बिल्कुल नहीं जाना है.
सिलोजिज्म के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें ऑल ए इज बी, ए इज एनीथिंग, ए कैन बी एनीथिंग, बी कैन बी एनीथिंग। तो आपको ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर व्हाट, म्यूजिकल, कुछ भी लिख दिया, ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड ऑफ फर्नीचर आइटम्स, मेड फ्रॉम वुड, एनीथिंग लाइक दैट, कुछ भी कह दिया, उसको लेके नहीं चलना है कि वो रियलिटी में ऐसा होता है कि नहीं, नहीं तो आप तो सब वर्ड को कॉन्ट्रडिक्ट करने लगोगे। अब हम गलती से बोलते ऑल कैट्स आर डॉग्स, तो तुम तो कॉन्ट्रडिक्ट करोगे ही करोगे, जो है नहीं वो आप कैसे लिख सकते हैं। तो मैं पहले ही बोल दिया यहाँ पे ऑल ए इज बी, ए कैन बी एनी वर्ड, बी कैन बी एनी वर्ड। तो ये सब क्या है जानते हो, ये सब है स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट्स। तो आई एम राइटिंग इट हियर, दीज आर स्टेटमेंट्स। अभी कुछ लिखने का जरूरत नहीं, आराम से बोर्ड पे एकदम शांति से देखो। तो स्टेटमेंट्स मैं लिख रहा हूं। पहला स्टेटमेंट है ऑल ए इज बी, एम आई करेक्ट? नाउ सेकेंड स्टेटमेंट आई एम राइटिंग, दैट इज सम ए इज बी, एम आई करेक्ट? ए कैन बी एनीथिंग, बी कैन बी एनीथिंग, and third one is no A is B, am I correct? टोटल 3 स्टेटमेंट्स लिखे। अब स्टेटमेंट के बाद क्या करना होगा, ऑफ कोर्स वेन डायग्राम बनाना होगा। तो वेन डायग्राम कैसा होता है, हमेशा सर्किल में ही होता है, हमेशा सर्किल में ही होता है। क्या सर्किल के अलावा और किसी शेप में आज तक वेन डायग्राम देखा है? लो देख लो, लो देख लो, लो देख लो, हो सकता है। Venn diagram consists of different geometrical figures that are used to represent different phenomena or different things or different items, likewise to say, am I correct? So ये हो सकता है, but सर्किल जनरली क्यों लिया जाता है? क्योंकि अब जैसे इसको रब ऑन करना है तो ये क्या हो सकता था, स्क्वायर भी हो सकता था, पेंटागन भी हो सकता था, पर जनरली पेंटागन देखोगे नहीं। जनरली क्या देखोगे, या तो स्क्वायर देखोगे नहीं तो सर्किल देखोगे। सर्किल बड़ा आसानी से जो है वो पेरिफेरी जो है वो मार्क किया जा सकता है, डेसिफर किया जा सकता है, समझा जा सकता है, समझने में आसानी होती है ना। अब जैसे हम ये बना दिए, सॉरी ये बना दिए, सर्किल से कितने आराम से बन गया। अब तुम बनाने जाओ स्क्वायर से तो कितना दिक्कत होगा बताओ, ऐसे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर्किल से ज्यादा आसानी से आप समझ सकते हो। तो कहने का मतलब यहाँ पे कोई भेदभाव हम नहीं कर रहे हैं, ना सर्किल में, ना स्क्वायर में, ना किसी और चीज में, बस ज्योमेट्रिकल फिगर में सर्किल से आसानी होती है चीजों को डेसिफर करने में। एज फार एज वेन डायग्राम इज कंसर्न, दैट्स व्हाई वी यूज जनरली दिस वेरी फिगर, सो वी आर यूजिंग दिस वेरी फिगर हियर आल्सो। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज स्टेटमेंट के बाद क्या बनेगा, वेन डायग्राम इसका बनेगा। ठीक है, तो जरा बताना कि क्या मैं करेक्ट कर रहा हूं, हाँ या ना। ऑल ए इज बी, ये क्या होगा, ए एक अलग सर्किल है, बी अलग सर्किल है, ऑल ए इज बी, सो कैन आई से ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स? कैन आई से नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 अप टिल इंफिनिटी। होल नंबर्स क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6। सो ऑफ कोर्स ये हो गया होल नंबर और ये हो गया नेचुरल नंबर। तो ये क्या हो गया, ए या बी, जल्दी बताओ। ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी, एम आई करेक्ट और नॉट? ऑल ए इज बी, यानी कि इसका वेन डायग्राम हो गया। तो अब कुछ ना कुछ तो कंक्लूजन आएगा। अब बोलोगे सर ऐसे कहीं कंक्लूजन लिखा जाता है, तो ये बात कहना तुम्हारा भी सही है और मेरा भी सही है। तुम्हारा किस लिहाज से सही है कि अगर मैं बोलूं कि मैं इसका भाई हूं, तो ये क्या है, ये या तो मेरी बहन होगी नहीं तो भाई होगी, सिंपल सी बात, वी बोथ आर सिबलिंग्स, गेटिंग और नॉट गेटिंग। तो ये एक ही स्टेटमेंट को कहने का एक दूसरा तरीका है। तो इसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं कहेंगे, डिस्टेंट कंक्लूजन कहेंगे। सो व्हाट इज द कंक्लूजन ओवर हियर, जरा बताना। कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है, तो अगर मैं बोला मैं इनका भाई हूं, तो मैं अपना बता रहा हूं स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट का कंक्लूजन क्या है, वो मेरी या तो बहन नहीं तो भाई, यानी वो मेरी सिबलिंग है, तो उनका आ गया रिलेशन। समझ में आया? ऑल ए इज बी, यानी अब बी से ए का जो रिलेशन है वो आएगा। समझ में आया? तो बी का ए के साथ रिलेशन यहां क्या आता है, बी है यहां और ए है इसके अंदर। इस पूरे मैदानी क्षेत्र का बीच का जो पार्ट है वो दिख रहा है, ए का पार्ट है। तो हम क्या लिखेंगे, सम बी इज ए। इसको समझने में कोई दिक्कत हुआ है तो जरा बताओ। अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट एक बॉक्स को किया है, और वो क्या है, ऑल ए
is B. Am I correct or not? Now we are going to the second statement. इस स्टेटमेंट को देखो और बताओ, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. नाउ आई एम गोइंग टू द सेकेंड स्टेटमेंट. उसमें मुझे सजेस्ट करना क्या होना चाहिए. तो ये रहा सेकेंड वाले का बॉक्स. क्या आप ये कह रहे हैं कि इसमें मैंने कुछ गलती की? नहीं ना. तो हम सेकेंड वाला बनाने जा रहे हैं, आप उसका सजेस्ट कर रहे हो. बी नीचे आएगा. सम ए इज बी, यानी ए का कुछ पार्ट बी है. इसको तो ये भी कह सकते हैं बी का कुछ पार्ट ए है. कह सकते हैं कि नहीं? कहने का मतलब सम नंबर्स आर व्हाट? प्राइम नंबर्स. ठीक है. सम, सॉरी ये स्टेटमेंट ही गलत कह दिया. कुछ भी सोच लो. सम टीचर्स आर पेंटर्स. इसका मतलब क्या हुआ? सम पेंटर्स आर ऑल्सो टीचर्स. सम ए इज बी का मतलब हो गया सम बी इज ए. तो वो तो हम यहां पे कंक्लूजन ही बता दिए. करते हैं, देखना जरा ध्यान से. सम ए इज बी. वेरी सिंपल टू से. दिस इज ए, दिस इज बी. एक कॉमन पार्ट है जो सिग्निफाई करता है सम ए इज बी को. गेटिंग और नॉट गेटिंग? ऑल द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 3 तो इसमें आएगा. ऑल द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 4 इसमें आएगा. और इसमें क्या आएगा? नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 3 एज वेल एज 4. समझ में आया? तो वो क्या सिग्निफाई करता है? some numbers which are divisible by 3 is also divisible by 4 and some numbers which are divisible by 4 is also divisible by 3 in that very case. Getting or not getting? Okay. तो यहाँ पे sum a is b का कंक्लूजन क्या हो गया? sum b is a, क्योंकि b से a का क्या है? रिलेशन करना है. Am I correct? एकदम सिंपल सा फेनोमेना मैंने ड्रॉ किया है. ठीक है. अभी तक हम लोग चल रहे हैं ओनली वन सिंगल स्टेटमेंट. ठीक है. नो ए इज बी को क्या ऐसे लिख सकते हैं? अलग अलग होगा. इसको ऐसे अगर हम लिखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा. हम एकदम क्लियर कट वाला चीज चलते हैं, क्योंकि आपके डिफरेंट बुक्स में भी ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है. यहाँ ए और बी को रिलेशन में देना है. ए और बी का कुछ भी रिलेशन यहाँ संभव है. समझ में आया? लेकिन हमको एकदम सही तरीके से दिखाना. तो कैसे दिखाते हैं? ये मेरा अपना तरीका है. आपको लगे अच्छा आप करना, नहीं लगे अच्छा नहीं करना. हम क्या करते हैं? नो ए इज बी, यानी ये सारा ए का जो रीजन है उसको मैंने मार्क किया. एम आई करेक्ट? दिस इज ए. और ये बताया एकदम क्लियरली कि नो ए इज बी. चलेगा? चलेगा? चलेगा ना? अब तुम बताओ कि इसका डिस्टेंट कंक्लूजन क्या होगा? कोई भी पार्ट बी का एक कतई नहीं हो सकता है. समझ में आया? आ गया ना? यानी नो मेल इज फीमेल, कुछ भी कह लो तो वो रिवर्स में भी वही होगा. एम आई करेक्ट? सो यहां पे सिंपल हो गया. नो बी इज ए. एम आई करेक्ट? अब हमारा कहने का मतलब केवल एक स्टेटमेंट लिखा और उसका कंक्लूजन लिखा है. इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. फटाफट इसको आधे मिनट में जल्दी नोट करो. हम लोग चलेंगे टू एंटिटीज वाले पे. फटाफट कीजिए. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, very good afternoon. Are you all understanding? Diksha, Ishika, Komal, Mani, Muskan and Priya. Okay. बहुत सिंपल सा है, लेकिन जब क्वेश्चंस आएगा ना तब आपको इस चैप्टर की बारीकियों का पता चलेगा. जी. नहीं, केवल एक ही कंक्लूजन डिराइव होगा. सम एज भी. अगर मेरा उसके साथ रिलेशन है तो कंक्लूजन में उनका मेरे साथ क्या रिलेशन है केवल यही बताया जा सकता है ना. चले आगे की ओर.
डन। सम ए इज बी, ऑल बी इज सी, all A is B, no B is C. Sum A is B, no B is C. इसको बताने से पहले ये सारे स्टेटमेंट्स हैं, एम आई करेक्ट? ये सारे स्टेटमेंट्स हैं। शुरू में स्टेटमेंट होता है, उसके बाद क्या होता है वेन डायग्राम, उसके बाद क्या होता है कंक्लूजन। मैंने लिखने को आपको बोला ही नहीं, अब बस देखो। तो देयर आर टू स्टेटमेंट्स गिवन ओवर हियर। तो इसमें सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि इफ दीज आर स्टेटमेंट्स, तो इनका कुछ ना कुछ कंक्लूजन तो होगा। तो कंक्लूजन के बारे में मैं आपको बस एक इंक्लिंग देता हूं, एक बस तरीका समझा रहा हूं। अगर ए बी से कनेक्टेड है, अगर बी सी से कनेक्टेड है, अगर सी डी से कनेक्टेड है, अगर डी ई से कनेक्टेड है, सपोज यहां पे दो स्टेटमेंट है, मान लो चार स्टेटमेंट दिया होता और सिलसिलेवार तरीके से कौन किससे कनेक्टेड है ऐसे मैंने लगा दिया, तो अब डायरेक्ट कंक्लूजन अगर निकलेगा, क्योंकि इनडायरेक्ट तो बहुत सारा होगा, बी का ए के साथ, सी का बी के साथ, डी का सी के साथ, ई का डी के साथ, समझ में आया? तो ये क्लियरली ये सब चीज बताया हुआ है स्टेटमेंट में ही। तो हम अभी जाएंगे क्या डायरेक्ट कंक्लूजन में, जो मेन कंक्लूजन आता है वो। समझ में आया? ए का बी से रिलेशन, बी का सी से रिलेशन, तो किसका किसका रिलेशन आएगा जरा बताओ। आपको रिलेशंस जो आएंगे वो आएंगे, प्लीज टेल मी, ए का सी के साथ, एम आई करेक्ट और नॉट? फिर ए का डी के साथ, एम आई करेक्ट और नॉट? फिर ए का एफ के साथ, एम आई करेक्ट और नॉट? समझ में आया? सॉरी सॉरी सॉरी, ई के साथ। अब उसके बाद किसका किसके साथ आएगा जरा बताओ। यस, बी का डी के साथ, बी का ई के साथ, और लास्ट में किसका आएगा जरा बताओ। लास्ट में आएगा आपका सी का ई के साथ। तो इस तरीके से होता है। ये जो मैंने अभी बनाया इसको आप बाद में अपने एंगल से ही लिख लेना, लेकिन ये समझाने के लिए बनाया कि जब ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, सी का डी के साथ, डी का ई के साथ है, तो ऐसे डायगोनली जो है वो हम देखेंगे ये सब क्या आता है, रिलेशंस आता है। समझ में आया? अभी आगे जैसे हम लोग करेंगे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चले, अब हम लोग इसका क्या बनाने जा रहे हैं, वेन डायग्राम बनाने जा रहे हैं। तो प्लीज हेल्प मी आउट। वेन डायग्राम कैसे बनेगा? ये रहा आपका वेन डायग्राम। बताओ वेन डायग्राम कैसा बनेगा। सम ए इज बी, तो पहले तो जो काम पहले किया था वो मैं करता हूं और कहीं दिमाग नहीं लगाते, एकदम प्रिंसिपल सिंपल रखते हैं। ठीक है? आप ग्रेजुएशन में हो, अंडर ग्रेजुएट हो, किस ईयर में हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड? 4 साल होगा कि 3 साल होगा तुम्हारा वाला? 3। हाँ, तो सम ए इज बी क्या हो गया, सम ए इज बी। जैसा किया था पहले वैसा मैंने अभी यहां पर कर दिया। एम आई करेक्ट और नॉट? अब बोल रहा है ऑल बी इज सी। अब यहां पर सोचने वाली बात है, ऑल बी इज सी का मतलब है कि सारा का सारा बी सी के अंदर होना चाहिए। लेकिन ऑल बी जो सी के अंदर होना चाहिए, लेकिन जब इस स्टेटमेंट को हम करने जा रहे हैं वेन डायग्राम, तो हमको कुछ भी बी का ए के साथ रिलेशन नहीं देना है। हम जिस स्टेटमेंट पे हैं केवल उसी प्रिंसिपल को स्टिक करेंगे। तो देने का तो हम ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, पूरे को ही दे सकते हैं, लेकिन वो नहीं करेंगे। हम सिर्फ बी का ध्यान देंगे और बी का रिलेशन किसके साथ निकालेंगे, सी का। और वो क्या आता है ये देखना ध्यान से, ऑल बी इज सी। अब बताओ चलेगा कि नहीं चलेगा? एम आई करेक्ट? कंफ्यूजन तो किसी सेंस में नहीं है, बी कहाँ है सी कहाँ है। अगर होता है तो मैं थोड़ा सा तुमको हेल्प कर देता हूँ। इस बी को यहां से मैं हटा रहा हूं, ठीक है, और यहां पे लिख दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। एम आई करेक्ट? हो गया? तो ये हो गया इसका प्रॉपर वेन डायग्राम। अब हम चल रहे हैं दूसरे वाले वेन डायग्राम। ये इसका है, बताना जरा क्या होगा। ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी, है ना? और क्या है, नो बी इज सी। कोई भी बी जो है वो सी नहीं है। एम आई करेक्ट? यानी पूरा इसको स्ट्रेट कर दो।
दिस इज द कंप्लीट वेन डायग्राम. एम आई करेक्ट और नॉट? अब आता है इसका, जरा बताना कैसा होगा. सम ए इज बी, यानी कि सम ए इज बी, और क्या है, नो बी इज सी, यानी कि बी का कोई भी पार्ट जो है वो क्या नहीं होगा, सी नहीं होगा. क्रॉस्ड. एम आई करेक्ट? तो अब हम क्या करेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे. तो कंक्लूजन क्या होगा, जरा मुझे बताओ. कंक्लूजन, अभी मैंने क्या बताया था, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ है, तो ए का सी के साथ जो हुआ उसको कहेंगे डायरेक्ट कंक्लूजन. तो यहां पे हम क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट. तो बताओ ए का सी के साथ क्या रिलेशन आया. ये पार्ट जो है वो ए में भी है और सी में भी है. कैन बी इज नॉट अ एक्सेप्टेबल वर्ड ओवर हियर. वेरी सिंपल, बताओ क्या होगा. सम ए इज सी. वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. सम सी इज ए कहो या सम ए इज सी कहो, वेरी सिंपल. कुछ पार्ट ए का जो है वो सी में है, बात खत्म. बहुत ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना, अभी मत लिखो. अब बताओ इसका क्या होगा. ऑल ए इज बी है, नो बी इज सी है. इसका मतलब क्या है, ए का सी के साथ रिलेशन. ऑल ए इज नो सी भी वही चीज हुआ कि नो ए इज सी. कोई भी ए जो है वो सी का पार्ट हो ही नहीं सकता. ये तीनों कहां उड़ गई. चलो यहां पे मैं लिख रहा हूं क्या होगा, नो ए इज सी. अब आई बात इसकी, इसमें क्या था, सम ए इज बी एंड नो बी इज सी. इट डज मीन कि ए का सी के साथ क्या रिलेशन होना है, बताओ. आप बताओ, मैं इसको देखकर ए का सी के साथ क्या रिलेशन लगता है. नो ए, नो ए इज सी. इनका जवाब आ गया है. आप बताइए मैम, ए का सी के साथ क्या रिलेशन लगता है. सम ए इज सी. इनका भी आ गया, उनका भी आ गया. इन दोनों का आंसर इनकरेक्ट है. करेक्ट जवाब दो. ए का सी के साथ क्या रिलेशन है, एनीवन इन द ऑनलाइन अरीना, प्लीज गिव मी द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी. प्लीज राइट इट डाउन. नो वन इज राइटिंग. तो सुनो मेरी बात ध्यान से. सम ए इज सी, सम ए इज नो सी. क्या बोल, एनओसी हम दे दिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. चलो अब देखो जरा ध्यान से. ये पार्ट, ये पार्ट जो है इसको जरा देख रहे हो. ये जो पार्ट है ये कहां पे है, जरा बताओ. ए में भी है, बी में भी है. एम आई करेक्ट और नॉट? तो क्या ये पार्ट ए का है, क्या ये पार्ट बी का भी है, और क्या ये पार्ट कभी भी सी होगा, नहीं होगा. इसका मतलब ये सारा पार्ट सी 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 सब हो सकता है. एम आई करेक्ट और नॉट? डेफिनेटली नहीं होगा, हो सकता है. ये पूरा उठ के यहां पे आ गया, आपको कोई भी नल एंड वर्ड नहीं कर रहा है. सम ए इज बी एंड नो बी इज सी, ये प्रूव हो रहा है उससे भी कि अगर इसको उठा के मैं इधर ले आया, ये हो सकता है का बोल रहे हैं. लेकिन यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट एंड डेफिनेट कंक्लूजन. यहाँ डेफिनेट कंक्लूजन जो होगा ही होगा वो देना है, और जो होगा ही होगा वो ये है कि ये पार्ट कभी भी सी नहीं होगा. सो आंसर आ चुका है. एंड व्हाट इज दैट, प्लीज टेल मी. आंसर इज वेरी सिंपल. अब भी हाँ, सम ए इज नॉट अ सी, एकदम करेक्ट है. सम ए इज नॉट सी. यहां पे बात खत्म है. कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, अदरवाइज जल्दी से नोट करो. हाँ बोलो. हाँ, ए का सी के साथ, ए का सी के साथ क्या है वो कंक्लूजन आपको क्लियर कट बताना है, बाकी और कुछ नहीं करना.
मैम समझ में आ गया हम जो बोले? समझ में आया ए का सी के साथ कैसे रिलेशन दिए? एक रिलेशन डेफिनिट है, इस पूरे रीजन का कुछ नहीं कहा जा सकता, ये पूरा सी हो सकता है, आधा सी हो सकता है, पूरा सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस रीजन में कभी भी सी नहीं फटक सकता। तो कहने का मतलब ये है कि इस रीजन में सी कभी भी नहीं आ सकता। इट डज मीन दैट सम ए इज नेवर सी और सम ए इज नॉट सी। वेरी सिंपल, जल्दी से लिख लें प्लीज। लिख लिया आपने? अब जो इसके बाद क्वेश्चन आएगा उसको कोशिश करना 30 सेकेंड में करने का। इन सब क्वेश्चंस को करने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ऑलराइट, some part of A is not C. Money is exactly correct. Yes. अंबाला के आसपास घूमने का कोई जगह नहीं है ना? पिछली बार आया था तो घूम नहीं पाया था। हाँ, चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ है। Is it done? Shall I dub it out? चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट। बस एक जो है 3 स्टेटमेंट वाला मिलके बनाते हैं, बाकी सब क्वेश्चंस में आते जाएगा आपके, क्योंकि उतना तो मैं करने नहीं जाऊंगा। अब देयर आर 3 स्टेटमेंट्स, तो सबसे पहले आपका दिमाग कहाँ चलना चाहिए? सुनो मेरी बात ध्यान से, ये तो हमको साथ में करना है ना, तो मुझे करने दो, उसके बाद वाला करना। किसके किसके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा? डायरेक्ट, सॉरी, डायरेक्ट कंक्लूजन होगा। यस, ए का सी के साथ, ए का डी के साथ, एंड बी का E के साथ। ठीक है ना? चलो, हो गया, ये तो सबको समझ में आ गया। तो अब इसका बनेगा वेन डायग्राम। सम ए इज बी, किसी को कोई दिक्कत नहीं? ऑल बी इज सी एंड नो सी इज डी। अब जरा बताइए, रिलेशनशिप यानी कि डायरेक्ट कंक्लूजन, ये सब क्या था? स्टेटमेंट्स था। हाँ, फिर से बोलना। ए का सी के साथ सबसे पहले बताएं रिलेशन। यस, तो पहला आ चुका है सम ए इज सी, हो गया। अब ए का डी के साथ रिलेशन। यस, क्या कहा? सम ए इज नॉट डी, ये वाला पार्ट आपने सोचा।
ये कभी भी क्या नहीं होगा, डी नहीं होगा। तो सम ए इज नॉट डी। अब बताओ बी का डी के साथ कनेक्शन क्या होगा? यू आर वेरी करेक्ट। तो इसका भी आ गया है, नो बी इज डी। हो गया, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को लिखो और एक स्पेशल केस और लिखाएंगे और उसके बाद आपका जो है क्वेश्चन बनाने का प्रक्रिया शुरू होगा। पहला सवाल तब मैं दूंगा, इसको जरा अपने कॉपी में एक एग्जाम्पल के तौर पे इसलिए लिख लो क्योंकि 3 स्टेटमेंट का ये पहला मैंने दिया था, ठीक है। दीज आर स्टेटमेंट्स, दीज आर डेफिनेट कंक्लूजन्स, डायरेक्ट कंक्लूजन्स। समझ में आ रहा है? If anyone has doubt online, they can directly interrupt the class and tell the thing to faculty. I will be just removing your doubt at once. Shall I go ahead? Have you all written? Written, na? Chalo. One special case. One special case. Two independent Venn diagrams. जब ए का बी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, समझ में आया? अभी बस देखो, मत लिखो, मैंने बोर्ड अभी हैंडओवर किया ही नहीं। ये वाला जो पार्ट है, ये वाले स्लाइड में मैंने क्या लिखा, वन स्पेशल केस। वो क्या है? व्हेन टू इंडिपेंडेंट वेन डायग्राम्स आर देयर और व्हेन टू इंडिपेंडेंट एंटिटीज आर देयर। वेरी सिंपल टू से। तो एक इधर होगा, एक इधर होगा, इसमें कोई रिलेशन नहीं होगा। एम आई करेक्ट? लेकिन फिर भी रिलेशन ढूंढना है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? डिस्टेंट रिलेशनशिप। इट ऑब्वियस की बात है। तो उस रिलेशनशिप को भी हम कंक्लूजन के तौर पे यहां पे लेते हैं। इसमें कौन सा कंक्लूजन हमेशा और हमेशा करेक्ट होगा? बताओ जरा। ए कैन बी बी, किसने बोला? यस, ए कैन बी बी। और क्या हो सकता है? ए इज नॉट बी, ये भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? एक चीज हमेशा करेक्ट होगा। या तो हम तुम हैं, नहीं तो हम तुम नहीं हैं। या तो अंबाला एशिया में है, नहीं तो अंबाला एशिया में है ही नहीं। समझ में आया? आइदर सम ए इज बी और नो ए इज बी। बहुत सिंपल सी बात है। या तो ए बी होगा, नहीं तो ए बी नहीं होगा। वेरी सिंपल। अब तुम बोलोगे एग्जाम्पल दो, चलते हैं पिछले वाले पार्ट में। सेम काहे लिखेंगे हम? मैंने जब सिंपल आपको बताया सम, ऑल एंड नो, इसलिए लिखा क्योंकि हमको एक कंक्लूजन देना था, डिस्टेंट कंक्लूजन। तो मैंने क्या लिखा? आइदर सम पार्ट ऑफ ए विल बी बी और नो पार्ट ऑफ ए विल बी बी। ये सम लिखने का ये मतलब है कि सम पार्ट ऑफ ए, यहां पे कहो या तो इतना लो, नहीं तो इतना लो, नहीं तो इतना लो, लगभग लो, पूरा ले लो, ऑल ले लो। समझ में आया? आइदर पूरा का पूरा ए होगा बी, नहीं तो कुछ भी पार्ट ए का बी नहीं होगा। या आइदर थोड़ा सा पार्ट ए का बी होगा, या तो कोई भी पार्ट ए का बी नहीं होगा। ये तो हमेशा करेक्ट होना ही होना है। इसीलिए एक मैंने कंक्लूजन आपका इसमें निकाला। अब बोलोगे तुम एग्जाम्पल दो, अभी भी लिखना अलाउड नहीं है, रुक जाइए। इसको देख लिए, अब अपने जहन में बैठा लो। अब चलते हैं पिछले वाले स्लाइड पे और खुद से जरा बताओ, यहां पर क्या कहीं कोई ऐसा कंक्लूजन हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि ए और डी भी यहां क्या है? इंडिपेंडेंट वेन डायग्राम नहीं है, कनेक्टेड है। समझ में आया ना?
इसी तरह पहले भी देखते हैं, क्या पहले कहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा है। यानी कि सब जगह कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है। अगर कनेक्शन है तो इंडिपेंडेंट वेन डायग्राम नहीं है। समझ में आया? हाँ, जब कुछ दिया ही नहीं है ए और बी के बारे में कि रिलेटेड है कि नहीं है, तो हम ये कहेंगे। समझ में आया ना? अब कंफ्यूजन है, कोई एक गैलेक्सी का नाम दे दिया और दूसरे गैलेक्सी का नाम दे दिया, पूछा कि अब इस दोनों के बारे में क्या हो सकता है, दोनों का पार्ट थोड़ा सा होगा, कॉमन में होगा, नहीं तो नहीं होगा, या तो सम होगा नहीं तो नहीं होगा। समझ में आया ना? ये हमेशा रिलेशन ट्रू बैठेगा। अब आप इसको लिख लीजिए प्लीज। ये एक स्पेशल केस है जो हमेशा आपको ध्यान में रखना है। चलो अब क्वेश्चन दे, लिख लिया ना? ये हमेशा ट्रू होगा ही होगा टू इंडिपेंडेंट वेन डायग्राम के केस में। नाउ no, will not be in relation to each other, but even after then we have to just wish for some sort of conclusion statement. If we have to search for some conclusion statement, आपको यूपीएससी ए बी सी डी ऑप्शन में दे दिया सम ए इज बी, और एक ऑप्शन में दे दिया नो ए इज बी, और एक ऑप्शन में दे दिया आइदर वो वाला स्टेटमेंट और आइदर ए स्टेटमेंट और बी स्टेटमेंट, ऐसा हो गया, तब तो आइदर ए और बी हमेशा करेक्ट लगाना ही लगाना होगा। आप उसमें नन ऑफ दीज अगर डी मार्क कर दिए तो आप गलत हो जाएंगे। समझ में आया? अगर ये दोनों स्टेटमेंट दे दिया है तो ये आइदर और में हमेशा फिक्स कब होगा? जब दोनों इंडिपेंडेंट वेन डायग्राम हैं। समझ में आ गया? दोनों इंडिपेंडेंट वेन डायग्राम अगर हैं, यूपीएससी ने एक ऑप्शन दे दिया सम ए इज बी, दूसरा ऑप्शन दे दिया क्या? नो ए इज बी, तीसरा ऑप्शन क्या दे दिया? आइदर ए पहला ऑप्शन और बी दूसरा वाला ऑप्शन, और डी में क्या दे दिया? नन ऑफ दीज। तो आइदर ए और बी हमेशा करेक्ट होगा, इग्नोर नहीं कर सकते। समझ में आया? अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन। ओके, some books are papers, all papers are records, no records are true, all true things are confusing। ठीक है, मैं चार स्टेटमेंट दिया हूं, शायद इससे तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे। रिकॉर्ड्स, बुक्स, लिख दिए? चलो ठीक है। हाँ, पांच एंटिटीज हो गए ये। हाँ, हो गए तो हो गए, ठीक है। अब इसका जो है आपको कंक्लूजन बताना है। मुझे कोई मतलब नहीं वेन डायग्राम कितना सुडौल बना है, अच्छा बना है, तुमने सर्किल लिया कि क्या लिया, मुझे कोई मतलब नहीं। इसमें सिर्फ स्टेटमेंट नहीं तो कंक्लूजन, कंक्लूजन रिमार्क लिखो अपने कॉपी में। राइट डाउन कंक्लूजन इन योर कॉपी, दीज आर स्टेटमेंट्स। तो पहले लिख लेना स्टेटमेंट्स, फिर ये लिखना, उसके बाद वेन डायग्राम खुद से खींचो और कंक्लूजन लिखो।
हाँ, कंफ्यूजिंग, सम ट्रू स्टफ्स आर कंफ्यूजिंग, कुछ भी लिख दिया हम, कहने का मतलब आप प्रिपेयर हो जाओ इसके लिए कि कुछ भी आ सकता है। वेन डायग्राम आपको बनाना ही होगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है कंक्लूजन तक आने के लिए, लेकिन मेरा आंसर जो है वो सिर्फ कंक्लूजन आपको बताना है। जो भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है ये स्टेटमेंट्स के तौर पे है, आपको ऑप्शंस में आएगा कंक्लूजन लिखिए, तो कंक्लूजन लाने के लिए आपको वेन डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे चाहिए केवल कंक्लूजन, अब जैसे भी लाना है लाओ। चलो देखते हैं। हियर वी गो, सम बुक्स आर पेपर्स, क्या आपने ये किया? हम देखेंगे, ये रहा बुक, ये रहा पेपर, ऑल पेपर्स आर रिकॉर्ड्स, ऑल पेपर्स आर रिकॉर्ड्स, चलेगा? उसके बाद क्या है, नो रिकॉर्ड्स आर ट्रू, उसके बाद क्या है, ऑल ट्रू स्टफ्स आर व्हाट, कंफ्यूजिंग। अब बताओ, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, तो रिलेशन किसका किसका कैसे निकलेगा? ए का सी के साथ, ए का डी के साथ, ए का ई के साथ, या निकल सकता है। एंड उसके बाद बी का सी के साथ, सॉरी बी का डी के साथ, बी का ई के साथ, अगेन सी का ई के साथ। गेटिंग और नॉट गेटिंग? दैट इज नाउ वी आर गोइंग टू राइट इट डाउन ओवर हियर। लाइट में और कोई कलर नहीं है ना, स्काई यही तो है। चलो, तो ये बुक है, अब इस बुक का जो है हम किसके साथ कंक्लूजन निकालेंगे? रिकॉर्ड। समझ में आ गया? तो बताओ क्या होगा? यस, सम बुक्स रिकॉर्ड्स, पहला स्टेटमेंट आ गया है। अब बुक का बताओ, पहले ट्रू के, पहले ट्रुथ के साथ, पहले ट्रू के साथ। ऑफ कोर्स ये वाला पार्ट तो आ ही नहीं रहा है, उसमें किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं है,
ये वाला देखना कि क्या कनेक्टेड है ये ट्रू वाले से, क्योंकि ये पूरा पार्ट कहता है कि नो रिकॉर्ड इज ट्रू, कोई भी रिकॉर्ड ट्रू नहीं है। तो रिकॉर्ड का ही एक छोटा सा पार्ट ये है, तो सम बुक्स आर नॉट ट्रू, सम बुक्स आर नॉट ट्रू, चलेगा। अब बुक का देखना है कंफ्यूजिंग के साथ। सम बुक्स आर नॉट कंफ्यूजिंग, okay. Anyone from the online part, can you tell any relationship between books and confusing things? Confusing, some books are, some books are not confusing, पक्का। ये लो, हम सारे बुक को कहाँ ला दिए, यहाँ ला दिए। मेरा मन, सारा बुक वहां पे आया। अब देखो तो जरा, इनकरेक्ट है, ये लो यहाँ पे ला दिया, चलेगा। क्या हुआ, डायरेक्ट कंक्लूजन देना है तो हम डायरेक्ट कंक्लूजन ही पूछ रहे हैं, डिस्टेंट नहीं पूछ रहे। हम ये बोल रहे हैं कि डायरेक्ट कंक्लूजन आपका क्या आएगा, इसका ये थोड़ा सा पार्ट, इसका ये थोड़ा सा पार्ट कभी नहीं हो सकता। एम आई करेक्ट और नॉट? ऐसा कोई कंक्लूजन होता ही नहीं है। समझ में आया? दैट सम पार्ट ऑफ बुक विल नेवर बी सम पार्ट ऑफ दिस कंफ्यूजिंग वाला सर्किल, ऐसा कभी कोई कंक्लूजन नहीं हो सकता है। देखो, इसको यहां भी रख दिए, इसको यहां भी रख दिए, इसका मतलब ये है कि दीज टू बिहेव लाइक व्हाट, इंडिपेंडेंट वेन डायग्राम्स। इसमें कोई रिलेशन हम डायरेक्ट नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि देखो कितना पेचीदा चीज है। ये समझ जाओगे ना तो बहुत सारा सवाल जो है बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। कहता है कि इसका ये वाला जो पार्ट है, इस बड़े वाले मैदान का ये वाले पार्ट में कभी नहीं हो सकता। यानी ये फ्लावरिंग प्लांट अगर है तो इस पूरे मैदान का ये वाला पार्ट फ्लावरिंग प्लांट को कर ही नहीं सकता पैदा। समझ में आ रहा है? ये मरुस्थल है, समझ में आ गया? गेटिंग और नॉट गेटिंग? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट इट कैन नेवर बी कमिंग ओवर हियर। बट ये यहां तो आ सकता है ना, इधर तो आ सकता है ना, उधर आ सकता है, इधर भी आ सकता है। देखो मेरा हाथ कहां कहां घूम रहा है, कुछ कह ही नहीं सकते आप। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट वेन डायग्राम हो गया, तो क्या होगा, डिस्टेंट कंक्लूजन वही वाला होगा, आइदर सम बुक्स आर कंफ्यूजिंग और नो बुक्स आर कंफ्यूजिंग। लेकिन उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट कंक्लूजन है ही नहीं, और हमारा सारा मामला क्या था, डायरेक्ट कंक्लूजन को लिखने को लेके था। तो अब बुक का काम खत्म, चलते हैं आगे की ओर। समझ में आया ये बात जो मैंने कहा? कुछ नहीं लिखेंगे, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अगर ऑप्शन दे रहा है तब जाके हम देखेंगे, उसको जज करेंगे। अगर ऑप्शन में नहीं है बुक और कंफ्यूजिंग की चर्चा, तो हम नहीं देखेंगे। बुक और कंफ्यूजिंग में हमेशा यही आएगा, आइदर सम बुक्स आर कंफ्यूजिंग और नो बुक इज कंफ्यूजिंग। वेरी सिंपल टू से। चलते हैं, ये पैप है, पेपर, पेपर, ओके। पेपर का रिलेशन किसके साथ होगा? ट्रू के साथ। रिकॉर्ड में तो है ही, ये तो स्टेटमेंट ही है। पेपर और रिकॉर्ड तो स्टेटमेंट ही है। ऑफ कोर्स ये पूरा का पूरा सर्किल इसका पार्ट नहीं हो सकता, तो ये वाला पार्ट जो कि इसी का एक बीच का पार्ट है, ये कभी भी ये नहीं होगा। आई मीन टू से, इफ ऑल पेपर्स आर रिकॉर्ड्स एंड नो रिकॉर्ड इज ट्रू, तो नो पेपर इज ट्रू, ये भी हम कह सकते हैं। नो पेपर इज ट्रू और नो पेपर्स आर ट्रू, कुछ भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? अब बोलो, पेपर का क्या कंफ्यूजिंग के साथ आपका कुछ निकल पा रहा है? नो पेपर इज कंफ्यूजिंग। हाँ लगा, नो पेपर इज कंफ्यूजिंग, ओके। एनीवन एल्स? आइदर और वाला आ रहा है, दो अलग अलग ऑप्शन आ गए। और बताओ कोई? मैडम आपने आंसर तो दे दिया, इसने भी आंसर डिफरेंट दे दिया, और मैं एक बात और बता देता हूं, दोनों गलत। फिर से देखो, आपको मैं फिर से स्लाइड खोल रहा हूं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज राइट डाउन द आंसर आल्सो ओवर देयर। वो खोल रहे हैं फिर से, अच्छे से देखना। मैं उसको, वो तो होगा ही ना आपके पास,
खोजो जरा क्या होगा इन दोनों के बीच में। चलो हम कहाँ थे जरा बताना, पेपर और कंफ्यूजिंग में, है ना, पेपर और कंफ्यूजिंग में थे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हम फिर बता रहे हैं नो पेपर इज ट्रू, ये तो करेक्ट है, लेकिन पेपर का क्या कंफ्यूजिंग के साथ भी स्टेटमेंट कुछ आ सकता है, कंक्लूजन कुछ आ सकता है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, पेपर कहां नहीं हो सकता है, इस बाउंड्री में नहीं हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। यानी पेपर का कंफ्यूजन के साथ, कंफ्यूजिंग के साथ रिलेशन एक चीज आ रहा है। ये तो समझ में आ रहा है ना कि कोई भी पेपर इस वाले बाउंड्री में कभी नहीं आ सकता, और ये किसका पार्ट है, सम पार्ट ऑफ कंफ्यूजिंग। आ गया आंसर, यानी सम पार्ट ऑफ कंफ्यूजिंग कैन नेवर बी पेपर्स, यानी सम कंफ्यूजिंग स्टफ्स आर नेवर पेपर्स। समझ में आया, यानी इसका एक पार्ट ऐसा है जहां कभी भी पेपर नहीं आ सकता, इसका यानी किसका, ये कंफ्यूजिंग वाला। गेटिंग और नॉट गेटिंग, समझ में आया। तो दिस इज द रियल कंक्लूजन। मैं लिख रहा हूं सम कंफ्यूजिंग स्टफ्स आर नॉट पेपर्स। समझ में आ गया। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया था, एक ये हो गया था, और एक ये। अभी आप नहीं लिखेंगे, अभी आप बताएंगे पेपर्स का सबके साथ कंक्लूजन डन है ना। नाउ रिकॉर्ड्स का किसके साथ कंक्लूजन देखना है, कंफ्यूजिंग के साथ। रिकॉर्ड्स और कंफ्यूजन में क्या होगा, यही रिलेशन। इस पूरे बाउंड्री में ये वाला जो रीजन है वो कभी भी रिकॉर्ड्स नहीं हो सकता। तो क्या होगा जरा बताओ, सम कंफ्यूजिंग स्टफ्स आर नॉट रिकॉर्ड्स। मैं इसको खोल देता हूं बस एक मिनट। हाँ, ठीक है। अब ये डायरेक्ट कैसे आएगा, यहां तो नोट हो गया, और ये वाला पार्ट कैसे आएगा, ये अभी कैसे रहते, टेलीग्राम कैसे, ये टेलीग्राम जा, ऊपर से थर्ड, ये, अच्छा ठीक है, ये हो गया और थर्ड हो गया, बता देना, ठीक है। तो ये समझ में सबको आ गया ना। नाउ यू आर रेडी टू मेक सम क्वेश्चन। सर वो वाला सबको भेज भी देना ऑनलाइन, ठीक है, यहां भी रहेगा, यहां भी रहेगा। सो दिस इज द रियल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ऑल दीज आर स्टेटमेंट्स, अच्छे से लिखना ये स्टेटमेंट्स, फिर ये सारा लिखना, और ये सारे कंक्लूजन हैं। कंक्लूजन में एक भी कंक्लूजन मत छोड़ना। 1 2 3 4 5, 5 कंक्लूजन आर देयर, एंड रिमेंबर ऑल दीज आर डायरेक्ट कंक्लूजन। कोई भी जो है डिस्टेंट कंक्लूजन बिल्कुल नहीं है। सो ऑल आर इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये वाला कर लिए, तो इसके बाद जो अभी एक सेट आ रहा है क्वेश्चंस का, वो आप अच्छे से कर सकते हो। प्लीज राइट डाउन, एंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, किसी को कहीं पे भी पूछ सकते हैं। ऑलराइट, जो लास्ट वाला पार्ट है मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं, ताकि इस तरह का कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगा लाइफ में। देखना जरा ध्यान से, ये जो नो वाला होता है ये हमेशा कंफ्यूजिंग होता है, आई मीन टू से परप्लेक्सिंग होता है। ये है पेपर्स का पार्ट। क्या कहा गया, नो रिकॉर्ड आर ट्रू, यानी ये पूरा जो बाउंड्री का पार्ट है
ये इसमें कभी नहीं प्रवेश कर सकता। एम आई करेक्ट? तो इस बाउंड्री के अंदर ये भी है, तो ये कभी भी ये नहीं होगा। तो एक कंक्लूजन क्या हो गया? नो पेपर्स आर ट्रू। अब पेपर्स का अगर कंफ्यूजिंग के साथ क्रिएट करना था, तो जैसे हमने बुक का कंफ्यूजन के साथ देखा था, बिल्कुल नहीं हो रहा था कुछ भी। लेकिन यहाँ पे पेपर का कंफ्यूजन के साथ एक चीज जरूर हो रहा है, और वो क्या हो रहा है? ये पेपर कभी भी इस बड़े वाले सर्किल के ये वाले पार्ट में नहीं हो सकता। इट मीन्स सम कंफ्यूजिंग स्टफ्स आर नेवर गोइंग टू बी व्हाट? पेपर्स। समझ में आया? उसी तरह से some confusing stuffs are never going to be what? Records। क्योंकि रिकॉर्ड इसमें हो ही नहीं सकता, और ये किसका है? इस पूरे का बड़ा पार्ट है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इसको समझना और इसको समझना। लिख चुके हो आप सब? आप लोगों के पास व्हाट्सएप पे भी आ चुका है, वही हम यहाँ पे लगाने भी जा रहे हैं। तो शैल आई रब इट ऑन? जहां कहाँ आया यार? ये है, छोटा होता है। चलो, 1 2 3, 3 questions प्लीज ट्राई टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल, और डू 4 questions। एक सिलोजिज्म करके आपके पास हैंडआउट आया होगा। द 4 questions आर रिटन ऑन द बोर्ड ऑल्सो, गिवन ऑन द बोर्ड ऑल्सो, एंड आपके पास शायद व्हाट्सएप पे ऑलरेडी आ चुका है। एम आई करेक्ट? तो 4 questions आप करने का प्रयास करें, यहीं से देख के आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या तो वहां से देखो, जो करना चाहो करो। यस, डियर मनी, sorry, dear Diksha, sir, if you can once again elaborate what is distant conclusion. Diksha, the distant conclusion is not direct conclusion. This is correct. And distant conclusion is a conclusion that is brought out of the simple meaning of the main statement. All right? यानी A का B के साथ रिलेशन है, तो B का A के साथ जो जनरलाइज्ड रिलेशन हुआ उसको कहेंगे डिस्टेंट कंक्लूजन। ये कोई डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं हुआ। ओके okay? और जहां तक बात है ए एंड बी जो इंडिपेंडेंट वेन डायग्राम्स था, तो उसमें भी जो मैंने था वो डिस्टेंट कंक्लूजन में डाला है। तो मेरा ये डेफिनेशन है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट वेन डायग्राम्स हैं, तो उनका जो वो कंक्लूजन है आइदर सम ए इज बी और नो ए इज बी, ये हमेशा ट्रू बैठेगा। तो ये हमेशा आपको लिखने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट कंक्लूजन में। ये अगर ऑप्शंस में दिया हुआ है तब आइदर और में करेक्ट बैठेगा, अगर वो दोनों वेन डायग्राम है तो तभी आपको टिक करना है। तो ये जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई आई हैव गिवन दोज द नेम ऑफ डिस्टेंट कंक्लूजन ओनली। प्लीज आंसर द क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 क्वेश्चन बोर्ड पे दिए हुए, करिए जरा।
इज इट डन? क्या तुम अभी तक क्लाउड और बर्ड में अटके हो सकते हैं। ये सैड स्टोरी नहीं है। नो क्लाउड इज बर्ड, ये ट्रू स्टोरी है। जो यहाँ पे दे दिया वो ट्रुथ है, मान लो। All right. Mani has given the question 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Okay. बता देना किस मोमेंट से मुझे स्टार्ट करना है। आइदर और आया ना यहाँ पे, यू हैव टू कंसिडर दिस ऑप्शन ऑल्सो। डिस्टेंट कंक्लूजन में हमेशा टू इंडिपेंडेंट वेन डायग्राम्स आइदर और का दे सकते हैं, तो चेक जरूर करना। आइदर और यहां भी है ना, आइदर और यहां भी है, इधर भी है क्या? पता नहीं। हाँ तुमने सही कहा, इधर नहीं है। ठीक है, तो बताओ शुरू करें कि अभी कर रहे हो? बिल्कुल कीजिए, अच्छे से कीजिए।
इस पर लिखना पॉसिबल है ना? इस पर लिखना पॉसिबल है ना? ओके। लास्ट 1 मिनट जरा देख लो जो भी देखना है। यस। हाँ बताना। ए का सी के साथ, फिर ए का डी के साथ, फिर बी का डी के साथ। हाँ, तो सी का ए के साथ किधर आ गया? ऐसा है कि भाई साहब आपको कंक्लूजन दे दिया गया है, आपको बस बताना है कौन सा ट्रू है। तो अभी यहाँ पे सारे ट्रू आ रहे हैं, थर्ड में सारे ट्रू आ रहे हैं, 1 2 3 4 सब तो ऑल आर ट्रू लिखा है, कहीं भी किसी ऑप्शन में नहीं लिखा, तो मतलब आप गलत हो। आप गलत ही गलत हो। इससे साबित इसलिए हो जाता है क्योंकि 1 2 3 4 इसी चार में से कोई ऑप्शन होगा, बट ये भी हो सकता है कि आप सही हो। आप सही एक ही केस में होंगे जब ये क्वेश्चन ही गलत होगा। करो करो। How much time you all require? Is it done? Diksha, Ishika, Komal, Mani? Shall I start discussing? Shall I start discussing now? अभी किस क्वेश्चन में आपको, आपका हो गया? आप किस क्वेश्चन, अच्छा किस क्वेश्चन नंबर में हो? थर्ड। आप कीजिए, पहले कीजिए। ये फर्स्ट हैंड आउट है, टोटल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, 1 to 2 मिनट और टाइम, एकदम अच्छे से करो, तुरंत हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑल दीज 4 क्वेश्चंस का। And all those who have completed may go further down the line doing other questions also, no problem. अभी डिस्कशन इन 4 क्वेश्चंस का होगा। कहीं कंफ्यूजन है, मैं कुछ
बताओ, कहीं कुछ कंफ्यूजन है? कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में हम आपके लिए हैं। बोलो। सम ए इज बी, नो बी इज सी। तो ए का सी के साथ क्या रिलेशन होगा? सम ए इज नेवर गोइंग टू बी सी, सम ए इज नॉट सी। तो वही तो बात है कि जो रिलेशन है वो ए का सी के साथ ही देना कंक्लूजन कहलाएगा ना यहाँ पे। तो ए का सी के साथ क्या कंक्लूजन होगा? ये सारा पार्ट जो है वो कभी भी सी नहीं हो सकता, यानी सम ए इज नॉट सी, यही तो कंक्लूजन है। हो रहा है? हो रहा है? कोई कंफ्यूजन है किसी क्वेश्चन में? कोई कंफ्यूजन है इधर? चलो। हाँ, नहीं, डायगोनली लिंक्ड यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपको एक एक करके कंक्लूजन देखना है कि क्या पहला कंक्लूजन करेक्ट है, क्या दूसरा कंक्लूजन करेक्ट है। यहाँ पे ये नहीं पूछा गया आपसे कंक्लूजन बताइए, यहाँ पे कंक्लूजन मिक्स है। All the students are advised to look on the question as it is. The question has never asked you to follow the direct conclusion rule. Very simple. The question is only asking which of the following options are correct. Very simple. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उसके लिए आपको चारों कंक्लूजन जो दिए हुए हैं बस उसको देखना है कि ट्रू है या नहीं। इफ इट इज यस, देन यू हैव टू जस्ट टिक ऑन दैट। डायरेक्ट कंक्लूजन का यहाँ पे बात नहीं है, यहाँ कंक्लूजन्स मिक्स हैं सारे। आइदर और जहां आएगा वहां तो इंडायरेक्ट वो वाला होगा ही होगा, इंडिपेंडेंट वेन डायग्राम, वो तो तुमको भी पता है। सारी चीजों का निचोड़ यहाँ पर क्या है कि आपको कंक्लूजन्स देखना है एक एक करके कि ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, हाँ या ना। तो उस हिसाब से आपको टिक मार्क करना है। अगर दो करेक्ट है तो ये लगाइए, अगर ये वाला आता है तो ये लगाइए, अगर वनली ये आता है तो ये लगाइए, लाइक वाइज ये। लेकिन ए बी सी डी में से कोई एक करेक्ट आपको जरूर मिल जाएगा, दैट इज द थिंग। और अगर नहीं मिल रहा है इसका मतलब क्वेश्चन ही इनकरेक्ट है। सही बात, क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता है, इंसान थोड़े हो सकता है। चलो थोड़ा स्टार्ट करते हैं, देखना जरा ध्यान से। देखना जरा ध्यान से, सबसे पहला सवाल कर रहे हैं, ओके। नो क्लाउड इज बर्ड, नो क्लाउड इज अ बर्ड, एम आई करेक्ट? ये है क्लाउड, ये है बर्ड, चलेगा? उसके बाद है सम गोट्स आर बर्ड्स, सो सम गोट्स आर बर्ड्स, चलेगा? ऑल कार्स आर गोट्स, ऑल कार्स आर गोट्स है, ऑल गोट्स आर कार्स नहीं है। यू आर करेक्ट, यस। तो गोट के अंदर अगर कार है तो हम केवल ऐसे ही बनाएंगे जो बताया गया है, यानी इस स्टेटमेंट को जब हम, सॉरी सॉरी, इस स्टेटमेंट को जब हम डिनोट करने जाएंगे वेन डायग्राम में तो सिर्फ उसी स्टेटमेंट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ऑल कार्स आर गोट्स, इसका मतलब इसके अंदर हम ये ले आए कार्स, ये है कार्स, और ये है क्लाउड। अब तो समझ में आ गया, क्लाउड, बर्ड, कार, इस समय तो कोई ये नहीं है, रिलेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे रिलेशन आपको निकालना ही निकालना है, बिकॉज क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन गिवर जो है बोल रहा है, नहीं निकालो। चलो तो बताओ कंक्लूजन। अब हम पढ़ रहे हैं, पहला कंक्लूजन है, देखो यही तरीका है करने का। नो कार इज क्लाउड, कार कहाँ है? यहां है। क्लाउड कहाँ है? यहां है। इट मीन्स ये जो रीजन है वो यहां पे नहीं आ सकता। तो कहने का मतलब कार और क्लाउड के बीच कंक्लूजन क्या है? क्लाउड और कार के बीच कंक्लूजन जो है वो बताएंगे आप। बताइए, कार और क्लाउड के बीच में क्या कंक्लूजन है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, इंडिपेंडेंट। तो इसको अभी इंडिविजुअली ये करेक्ट नहीं होगा।
आगे चलते हैं। सम कार्स आर बर्ड्स, यहां है कार, यहां है बर्ड, देखो ध्यान से। मे बी, मे बी नॉट, तो मे बी नॉट में कैसे कहोगे कि हाँ सम कार बर्ड है ही, बना ही दो यहां। हम तो नहीं बनाया, जो लिखा था वो मैंने बनाया। नो बर्ड इज अ कार, ये है कार, ये है बर्ड। ऑफ कोर्स कार बर्ड जो है वो इंडिपेंडेंट वेन डायग्राम है, तो आइदर दिस और दिस होगा ही होगा। एम आई करेक्ट और नॉट? आइदर सम कार्स आर बर्ड्स और नो बर्ड इज अ कार, ये होगा ही होगा। यानी आइदर 2 और 3 कहां कहां है? यहां है, यहां है। जब 1 करेक्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया? ये हो गया। हमें जाना ही नहीं है चौथे नंबर पे। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? यही था ना सबका आंसर। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर, जरा ध्यान से देखना। तो पहले वाले क्वेश्चन से क्या सीख मिली हमें? पहले वाले क्वेश्चन से, हाँ, कार्स और क्या, देखो कार और बर्ड भी इंडिपेंडेंट है, और कार और क्लाउड भी इंडिपेंडेंट है। समझने की कोशिश करो। बर्ड यहां है, कार यहां है, तो इंडिपेंडेंट हो गया। इधर ये थोड़ा जा सकता है, इधर इसको मन करेगा तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। कहा गया है कि ऑल कार्स आर गोट्स, तो कार कहां दोगे? यहां भी दे सकते हो, इधर भी दे सकते हो, इधर भी दे सकते हो, इधर भी दे सकते हो, लेकिन हम ऐसे जगह देंगे जो कंप्लीटली उस स्टेटमेंट को बता रहा है। और स्टेटमेंट क्या है? ऑल कार्स आर गोट्स, तो कार को हम यहाँ पे छोटे वाले सर्कल से डिनोट कर दिए। अब भाई जिसका रिलेशन बन रहा है बनाओ, जिसका रिलेशन नहीं बन रहा है मत बनाओ। अब आती है बात इसकी। ऑल चॉक्स आर डस्टर्स, ऑल चॉक्स आर डस्टर्स, ये रहा चॉक, ये रहा डस्टर। सम चॉक्स आर बोर्ड्स, ध्यान से देखो, ये जो है कह रहा है सम चॉक्स आर बोर्ड्स, तो ऐसे बनाओ। सम चॉक्स आर बोर्ड्स पहले बना दो, चॉक्स आर बोर्ड्स हो गया ना। एंड ऑल चॉक्स आर डस्टर्स, यही था ना, ऑल चॉक्स आर डस्टर्स, ऐसा बनाओ। इरेजर है कहीं पर? इरेजर कहाँ है? चलो ये समझ में सबको आया। जो स्टेटमेंट लिखा था उसको मैंने क्लियरली यहाँ पे विजिबल कराया। अब है ऑल चॉक्स आर डस्टर्स, एकदम सही है। एंड सम चॉक्स आर बोर्ड्स, वो भी हमें दिख गया। तो सम चॉक्स आर बोर्ड सबसे पहले मैंने बनाया, एंड ऑल चॉक्स आर डस्टर्स बाद में बनाया। अब क्या कह रहा है? सम डस्टर्स आर पेन्स, कहां है डस्टर? यहां है, तो ये लो यहां पे बना दो। सम डस्टर्स आर पेन्स। अब पी सी बी डी सब अलग अलग लेटर है, याद रखना। पढ़ो पहला कंक्लूजन, सम पेन्स आर चॉक्स। एम आई करेक्ट? देखो जरा, पेन कहां है? यहां है। और चॉक्स कहां है? यहां पे है। बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, मे बी नॉट, बिल्कुल आइदर और में आएगा। हाँ, सम डस्टर्स आर बोर्ड्स, डस्टर कहां है? यहां है। बोर्ड कहां है? यहां है। ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि ये वाला जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये किसके किसके बीच में है? डी में भी है और बी में भी। और कहता क्या है? सम डी आर बी, तो करेक्ट हुआ ना? ये आया है अभी तक करेक्ट। अब आता है सम पेन्स आर बोर्ड्स, पेन कहां है? यहां है। बोर्ड कहां है? यहां है। नहीं होगा। इंडिपेंडेंट वेन डायग्राम। समझ में आया? कितना अच्छे से समझ में आ रहा है। अब आई बात, ऑल चॉक्स आर पेन्स, यही है ना? ऑल चॉक्स आर पेन्स, ये चॉक है और यहां पे पेन है, तो ये तो होगा ही नहीं। समझ में आया? अब आती है बात, आइदर और भी कुछ कह रहा है। आइदर और में यहां पे आ रहा है, तो चॉक पेन कहीं और है। हाँ, एक स्टेटमेंट यहां और एक स्टेटमेंट यहां को एनालाइज आपको करना होगा। तो सम पेन्स आर चॉक्स, ऑल चॉक्स आर पेन्स। अगर इंडिपेंडेंट वेन डायग्राम है तो ये करेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, ये हमको देखना है। नहीं आएगा। आइदर सम ए इज बी और नो ए इज बी, हमेशा इसी फॉर्म में होगा। समझ गए? तो कहने का मतलब आंसर क्या आ गया? ओनली टू फॉलोअर्स। ओके, अब हम लोग जा रहे हैं अदर पार्ट में, वो है थर्ड। करें मिलके, ये सब लोग करेक्ट कर लिए। जिसका सही आया है वेल एंड गुड, एंड जिसका इनकरेक्ट आया है वो अपने आप को करेक्ट कर लो। इसके बाद जब 2023-22
21 के क्वेश्चंस मैं लिखूंगा ना यूपीएससी सीसैट के, तब आपको समझ में आ जाएगा ये सारा क्वेश्चन उसके डिफिकल्टी लेवल से 10 गुना ज्यादा है जो आप सॉल्व अभी कर रहे हो। मतलब यूपीएससी में अगर पूछे वेन डायग्राम सिलोजिज्म के क्वेश्चन तो बनाने ही बनाने हैं। समझ में आ गया ना? उसकी डिफिकल्टी लेवल बहुत कम होती है जनरली, कभी कभी डिफिकल्ट दे देता है। अब आती है बात इसकी, देखना जरा, सुनो, फैकल्टी पे मत हंसो, फैकल्टी पे हंसना बुरी बात। सम कप्स आर यूटेंसिल्स, सम कप्स आर यूटेंसिल्स, CU. No utensil is a bucket. No utensil is a bucket. All buckets are plates. ये तो इजी लग रहा है। देखो जरा, सम कप्स आर बकेट्स, ये है कप, ये है बकेट, नहीं होगा। कप्स और बकेट में कंक्लूजन बताइए। सम कप्स आर नॉट बकेट्स, ये होगा मैम, क्योंकि ये जो पार्ट है ये तो कप का है ना, और ये कभी भी बकेट नहीं हो सकता है ना। आप ही बताओगे कप्स और प्लेट्स का रिलेशनशिप। माय गुडनेस, यहां कप और प्लेट का रिलेशन बताओ। यस, इंडिपेंडेंट वेन डायग्राम, क्योंकि हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते सम पार्ट्स ऑफ कप इज नॉट गोइंग टू बी सम पार्ट ऑफ प्लेट्स, ऐसे नहीं कह सकते। ऐसा जब भी होगा तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, आइदर सम कप्स आर प्लेट्स और नो कप इज अ प्लेट। चलो चलते हैं, क्या लिखा था? अच्छा रुको ना, सम कप्स आर बकेट्स, दिस इज कप, दिस इज बकेट, ये नहीं होगा। सम यूटेंसिल्स आर प्लेट्स, दिस इज यूटेंसिल। अरे सुनो ना, यहां पे लिखा है सम यूटेंसिल्स आर प्लेट्स, तो हम आपकी बात पे क्यों जाए, है ना? सोचने वाला बात है। सेकेंड कह रहा है कि हम करेक्ट हैं कि नहीं करेक्ट है, नहीं करेक्ट है, बात खत्म, है ना? ये भी जो है नहीं करेक्ट है। अब बात आती है नो यूटेंसिल इज अ प्लेट, यूटेंसिल यहां है, प्लेट यहां है, ये क्या होगा? यूटेंसिल और प्लेट में करेक्ट कंक्लूजन तुम बताओगे, चश्मे वाले भैया जल्दी बताइए। यूटेंसिल और प्लेट में जो है कंक्लूजन बताओ, जल्दी से बताओ प्लीज। व्हाट इज योर नेम? मैं बहुत आराम से अच्छे से डिटेल्ड में बताऊं। यस बताओ। अरे यूटेंसिल यहाँ पे है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यूटेंसिल और प्लेट में यहाँ पे जरा बताओ तो क्या होगा? तुम खुद से देखो, नो यूटेंसिल इज बकेट है, यानी सम पार्ट ऑफ पी यानी प्लेट विल नेवर बी यूटेंसिल्स, तो बोलना नहीं हुआ था। बोलो सम पी इज नॉट यू। समझ में आया कि नहीं आया? ये है कंक्लूजन। इस पूरे पार्ट का ये वाले पार्ट में कभी भी यूटेंसिल नहीं हो सकता। आई मीन टू से सम प्लेट्स आर नॉट यूटेंसिल्स, ये होगा करेक्ट कंक्लूजन। समझ में आया कि नहीं आया? साफ साफ कितना तो अच्छे से बताएं। बिल्कुल नहीं होगा, साफ दिख रहा है कि यूटेंसिल और प्लेट के बीच में कंक्लूजन है, और वो क्या है? ये वाले पार्ट में कभी भी यूटेंसिल होगा नहीं होगा। एंड व्हाट इज दिस पार्ट? दिस पार्ट इज सम पार्ट ऑफ प्लेट, सम प्लेट्स आर नेवर गोइंग टू बी यूटेंसिल्स, ये डायरेक्ट कंक्लूजन है। चलो अब बात आता है नो यूटेंसिल इज अ प्लेट, ये करेक्ट है? नहीं, नहीं करेक्ट है। यूटेंसिल और प्लेट में जो करेक्ट कंक्लूजन है वो मैंने बता दिया, सम प्लेट्स आर नॉट यूटेंसिल्स। अब आई बात कप और प्लेट की। कप यहां है, प्लेट वहां है, कप और प्लेट में पहले ही हम बोल दिए क्या है? इंडिपेंडेंट वेन डायग्राम, यानी नन फॉलोज होगा या आइदर और होगा, तो नन वाला तो है ही नहीं, तो सीधे चलेंगे। कहां है? आइदर 2 और 3, आइदर 3 और 4, देखने दो। आइदर 2 और 3 में यूटेंसिल प्लेट इधर है तो यूटेंसिल प्लेट इधर भी होना चाहिए, है। और यहां आइदर 3 और 4, 3 और 4 में क्या है? यूटेंसिल प्लेट, यहाँ पे कप प्लेट है, कप प्लेट है तो नहीं होगा। ए और बी के बीच में ही हो सकता है, तो एकमात्र ऑप्शन आ रहा है ये। अब इसको हम जरा देखेंगे। सम यूटेंसिल्स आर प्लेट्स, नो यूटेंसिल इज अ प्लेट। यूटेंसिल कहां है? यहां है, प्लेट यहां है, तो अब मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन बोगस है। किस सेंस में?
इसने करेक्ट वे में ऑप्शंस नहीं रखा है, बट इन सारे ऑप्शंस में यही करेक्ट ही आ रहा है। लेकिन मैंने कैटेगोरिकली आपको बताया कि यूटेंसिल और प्लेट के बीच में जो करेक्ट कंक्लूजन अगर होगा ना, तो वही वाला स्टेटमेंट होगा। क्या होगा? सम प्लेट्स आर नॉट यूटेंसिल्स। लेकिन अगर दे दिया है आइदर और में, तो यू कैन नॉट डिनाई ऑल्सो दैट। तो आपको एकमात्र ये ऑप्शन बचा है, तो आपको इसको लगाना ही लगाना है। समझ में आ गया? करेक्ट कंक्लूजन मैंने क्लियरली बताया कि प्लेट और यूटेंसिल में वही स्टेटमेंट होगा जो मैं बोला हूं। अब नहीं है कोई कंक्लूजन में आइदर और में डाल दिया, तो उसको लगाना ही लगाना है, क्योंकि ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा, इंडिविजुअली ये कभी नहीं होगा। गेटिंग और नॉट गेटिंग? वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सबने अटेम्प्ट किया था? yes, किया था। इसको चले करें। जा, ये क्या हुआ? अब ये अंडू होगा क्या? ये अंडू होगा? ये गलत हो गया मेरे से ना। क्या सबने नोट वोट किया था? कुछ हो गया था ना? अब आती है बात इसकी। सम गेट्स आर फ्लावर्स, यही था ना फोर्थ क्वेश्चन। सम गेट्स आर फ्रूट्स, सम फ्लावर्स आर क्लिप्स। जरा देखते हैं। ऑल गेट्स आर फ्लावर्स, ऑल गेट्स आर फ्लावर्स, एम आई करेक्ट? जी एफ। सम गेट्स आर फ्रूट्स। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। सम गेट्स आर फ्रूट्स, ये रहा गेट्स और ये रहा फ्रूट। अब क्या है? ऑल गेट्स आर फ्लावर्स, ऑल गेट्स आर फ्लावर्स, FLOWER, और ये क्या था? FR। अब क्या कहता है? सम फ्लावर्स आर क्लिप्स, ये फ्लावर आर क्लिप्स। ये फ्लावर है, ये क्लिप है, क्या दिक्कत है? अब आती है बात कंक्लूजन की। सम फ्लावर्स आर फ्रूट्स, फ्लावर किधर है? इधर है। फ्रूट किधर है? इधर है। बिल्कुल होगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है ये दोनों में है। एम आई करेक्ट? हाँ। अब उसके बाद आता है सम क्लिप्स आर फ्रूट्स, ये है क्लिप, यहां पे है फ्रूट, नहीं होगा। सम क्लिप्स आर गेट्स, ये है क्लिप और ये है गेट, नहीं होगा। नो फ्लावर इज अ फ्रूट, फ्लावर यहां है, फ्रूट यहां है, ये तो फॉल्स होगा। तो इसमें ओनली वन फॉलोज, केवल ये। एम आई करेक्ट? अब बाकी सब घर पे बनाना, ठीक है? अब जो है इस पार्ट को अभी बंद करो, घर जाने की तैयारी मत करो। चलो, अब इसका जो लॉजिकल रीजनिंग में जो वेन डायग्राम का है, उसका दूसरा पहलू हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं, और वो बहुत सिंपल वाला है, जैसा पहले किया था। ठीक है? बोर्ड पे आपको एक फिगर दिया जा रहा है, उसका मतलब आपको करेक्टली बताना है। ठीक है? ध्यान से देखना बोर्ड पे। फिलहाल इतने सारे प्रॉब्लम्स में कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, वैसे मैं बाद में भी अवेलेबल अभी मिलूंगा, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम ओवर हियर, यू कैन आस्क मी आफ्टरवर्ड आल्सो, हियर आल्सो, राइट नाउ। इन दीज क्वेश्चंस यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो? चलो, क्या करें? गजब, गजब क्लास। देखना बहुत ध्यान से। और कोई आकृति बताओ। एक तो स्क्वायर हो गया, हाँ ट्रायंगल, गुड। ठीक है। ट्रायंगल डिनोट टू IAS ऑफिसर्स। Circle denotes to males. Square denote to government servants posted in rural areas. और क्या बचा? ये rectangle. Liking to play sports, different sports. Okay? अब आई बात, यहां पे देखो ध्यान से।
1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया ना सब? हाँ 9 बचा है, ये रहा 9। अब कहाँ बच गया? अब मेरा सवाल है कि आइडेंटिफाई 1 to 10 क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है, किससे सवाल है? सबसे पहला, क्या नाम है आपका चश्मे वाले भैया? यस, विशाल। कहाँ के हो विशाल? अंबाला के हो, और ग्रेजुएशन हो गया? किस ईयर में हो? फाइनल। तो आप जरा देखो इसको ध्यान से, एंड व्हाट आई एम आस्किंग, ओके पूरा तो दिख नहीं रहा, पूरा दिख रहा है क्या इधर? नहीं दिख। व्हाट आई एम आस्किंग, बताना जरा, व्हाट डज 6 रेफर टू? 6 जो पोर्शन है वो क्या बताता है? डिफाइन द पोर्शन 6 ओवर हियर, दिस इज योर क्वेश्चन। हाँ, हमको ना तेज आवाज में बताओ, जो पूरा क्लास सुने। यस, और कंप्लीट डेफिनेशन बोलना। कंप्लीट डेफिनेशन यानी 6 क्या बताता है, पूरी तरह जो है डिफाइन करना है अच्छे से, जो दिया हुआ है बेस्ड ऑन दोज स्टेटमेंट्स, दोज थिंग्स, दोज वेन डायग्राम सॉर्ट ऑफ स्टेप्स ओवर हियर। प्लीज डिफाइन 6 इन कंप्लीट सेंस। बताओ। मेल्स जिनको स्पोर्ट्स खेलना पसंद है और वो रूरल एरिया में पोस्टेड हैं। चौथा एंटिटी कहां गया? नहीं है। 4 चीज हैं, आर नॉट आईएएस ऑफिसर्स, बताना पड़ेगा आपको। यस, सो कहने का मतलब 6 को डिफाइन कैसे करेंगे? ऑल दोज मेल नॉन आईएएस ऑफिसर्स, चाहे ऑल दोज मेल्स हु लाइक टू प्ले, or the male government servants posted in rural areas who like to play sports, and those are not IAS officers. Yes, you are correct. Now define 2. Define 2 over here. बताइए मैम, 2 को डिफाइन करो। 2 Yes, exactly correct. All the male IAS officers posted in rural areas who do not like to play sports. Now, please define 10. Okay, so 10 is what? 10 में आया है तो ये रेक्टेंगल आया है और सर्किल आया है। इट डज मीन दैट यहां लाइक करते हैं स्पोर्ट्स को प्ले करना, और साथ में ये जो है मेल्स हैं। सो ऑल मेल persons who like to play sports, and those are neither IAS officers nor government servants posted in rural areas. All right, अब मैं रैंडमली पूछता हूं, बताना ये कहां पे होगा। फीमेल नॉन आईएएस ऑफिसर्स, बिना सोचे समझे तुरंत 2 सेकंड में बोलते हो। फीमेल नॉन आईएएस ऑफिसर्स is denoted by which reason or reasons? 7. Female non-IAS officers, you have to give the answer completely. मैंने क्या कहा? Female non-IAS officers, please write down: Diksha, Ishika, Komal, Mani, Priya. Female non-IAS officer. क्वेश्चन रिपीट करें। पहला जवाब 1 सेकंड के भी 10वें हिस्से में तुम्ही ने दिया था, और तुमने दिया था, और तुम अभी बोल रहे हो कि फिर से क्वेश्चन बताइए मुझे। मैं क्या कहा था? ऑल द फीमेल
नॉन आईएएस ऑफिसर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय विच रीजन? ओवर टू यू। 174। सब लोग ये बोल रहे हैं ना? सो मेरा पहला सवाल यहां पे है, ऑल द फीमेल्स नॉन आईएएस ऑफिसर्स, ठीक है? यानी कि फीमेल यानी कि आपको सर्कल में नहीं आएगा और रेक्टेंगल में भी नहीं आया, तो ये सर्किल गायब हुआ और रेक्टेंगल गायब हुआ, तो बचा क्या क्या? एक। आंसर इज 174। दिस इज द कंप्लीट आंसर, ठीक है? ऑल द मेल्स हु लाइक टू प्ले स्पोर्ट्स, तुम बताओ चश्मे वाले भैया। ऑल द मेल्स हु लाइक टू प्ले स्पोर्ट्स, जल्दी, और कोई नहीं बोलेगा। ऑल द मेल्स हु लाइक टू प्ले स्पोर्ट्स, खुद जवाब दे रहा है और खुद हंस रहा है, तो क्या मैं मान के चलूं कि ये अपने आप पे हंस रहे हैं? 4 5 6 7 9 10 और 8। ऑल द मेल्स हु लाइक टू प्ले स्पोर्ट्स, यानी मेल हो और वो स्पोर्ट्स को जो है लाइक करते हो, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 and only 6 and 10। समझ में आया? मैंने क्या बोला? मेल्स who like to play sports is denoted by which reasons? So of course 6 and 10। उतने देर से मैंने बता दिया फिर भी नहीं समझ पाए। मेल्स हु लाइक टू प्ले स्पोर्ट्स, इसमें क्या है? मेल चूज करना है और जो स्पोर्ट्स हैं उन दोनों का एग्लोमरेशन जो है वो कहां आता है? इन दोनों में आता है। मैंने मेल्स का कहा है और स्पोर्ट्स का कहा है, इस दोनों के अलावा बाकी सब अगर आ रहा है तो हमको कोई मतलब नहीं। समझ में आया? उसको भी लेना है। में तो ये भी आ जाएगा ना, उसके लिए तो कवर एरिया कह रहे हैं कि जो 6 क्या सर्किल में आ रहा है? 6 क्या मेल है? हाँ या ना? क्या 6 वाले जो लोग हैं वो स्पोर्ट्स खेलना पसंद करते हैं? हाँ या ना? तो बस हो गया, और कुछ नहीं, इतना ध्यान देना है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई तो हो गया। अब तुम ही जवाब दोगे लास्ट क्वेश्चन का, वो है ऑल द फीमेल्स पोस्टेड इन, ऑल द फीमेल्स सिविल गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु आर पोस्टेड इन अर्बन एरियाज बट डू नॉट लाइक टू प्ले स्पोर्ट्स। बताओ, फीमेल्स posted in urban areas not liking sports। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए ये सारे लोगों के लिए सवाल है, अब आप लोगों के लिए ये सवाल नहीं है। फीमेल्स पोस्टेड इन अर्बन एरियाज नॉट लाइकिंग स्पोर्ट्स, बताइए। फीमेल्स posted in urban areas not liking sports, नहीं है, यानी none of these। तुम्हारा आंसर none of these आया है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या बोले? कुछ तो बोलो। ओके, none, दे आर ऑल्सो सेइंग none। लेट मी, मैंने बोला फीमेल यानी सर्किल गया, ठीक है। उसके बाद बोला अर्बन एरिया यानी कि ये स्क्वायर भी गया। सर्किल अगर गायब है, स्क्वायर अगर गायब है, तो बचा क्या क्या? या तो 4 नहीं तो 3। अब कहता है स्पोर्ट्स नहीं पसंद कर रहे हैं, तो स्पोर्ट्स नहीं पसंद कर रहे हैं तो आ तो गया 3 है। जो मैं बोला वो एक रीजन सेटिस्फाई कर रहा है, अगर कर रहा है तो वही हमारा आंसर है। समझ में आया? जैसे फीमेल बोला, इसका मतलब मेल वाला आपको वो बॉक्स में जाना ही नहीं। स्पोर्ट्स लाइक नहीं करता है तो ये वाले में तो आपको जाना ही नहीं, और कुछ और बोल दिया तो उधर जाना ही नहीं है। तो अब जो बचा वो तो होगा ना, क्योंकि वही क्वेश्चन का दायरा है।
समझ में आया? अब बोलोगे चौथे बारे में आप क्यों नहीं बताए? हम क्यों बताएंगे? हम तो तुमको क्वेश्चन दे रहे हैं। अब पहला था क्या? डिफाइन 6 कंप्लीटली, अच्छे से डिफाइन करना है, यानी टोटली डिफाइन करना है। इट मींस टोटली डिफाइन करने का मतलब है यू हैव टू टेक ऑल द ट्रेट्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड देन डिफाइन। वेरी सिंपल टू से। तो इसका आंसर क्या आ गया है? 3। चलो इसके बाद अब लास्ट पार्ट करो और उसके बाद घर जाओ, ठीक है? ये वाला पार्ट उतना लिखने का कोई जरूरत नहीं है। अभी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे या आपको दिए भी आज गए होंगे, घर पे जाके आप कर सकते हो। बाकी सारे जो क्वेश्चन है इसका सिलोजिज्म का, वो जरूर अटेम्प्ट करना घर पे जाके। ऑलराइट, नाउ वी आर मूविंग द फाइनल पार्ट टू द फाइनल पार्ट ऑफ दिस वेन डायग्राम। बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसको लिख के जाना। इसको लिखना जरूरी नहीं है, उसको लिख के जाना। या इसको अगर जो नोट करना चाहते हो केवल एक फोटो ले लो। मैं आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है? बिकॉज दैट इज नॉट वेरी मच, दिस इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस आए हैं, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं 2011 ऑनवर्ड। इस तरह के क्वेश्चंस कंप्लीटली डिफाइन करना किसी चीज को आपको आ गया है, और जो पूछा गया है उसका भी आंसर देना रीजन के रूप में आ गया है। बस यही चाहिए, इसमें और कुछ नहीं। जो अभी करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। करें करें 1000 पीपल वेयर सर्वेड। तो ये पूरा क्या हो गया? 1000 about their likings for different subjects. Okay, 600 like to read quant, okay, and 600 like to read what? Reasoning. Am I correct? 20 do not like to read, 20 like to read neither quant nor reasoning. Okay, and exactly 70% like to what? Both. 412. 79 both. No, 170. Okay, 170 नॉट, इसको 270 कर दो, चलेगा? 270। अरे छोड़ो, खसपस हो गया। इरेजर इरेजर 250 people like to read both quant as well as that of reasoning. All right, अब तुमको बताना है क्या मेरा यहाँ पे सारा डेटा करेक्ट है? नहीं करेक्ट है ना? चलो, हाँ, तो अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। आपको यहाँ पर पता करना है कि कितने सारे जो हैं वो दोनों जो है वो लाइक करते हैं रीड करना। ये कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो। देखो, ये है पोर्शन ए, ये है पोर्शन बी, ये है पोर्शन सी और ये है पोर्शन डी। एम आई करेक्ट? व्हाट आर द इंफॉर्मेशंस दैट आर गिवन? a plus b plus c plus d equal to what? 1000. a plus b कितना है? 600. b plus c क्या है? 600. एंड उसके बाद और कोई इंफॉर्मेशन है? d. d is equal to 20. तो इन दोनों को जब आप करेक्ट करोगे, फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट को, तो आपका क्या आता है? a plus b plus c is equal to 1000 minus 20 equal to 980. Am I correct? और जब आप सेकेंड और थर्ड को ऐड करते हो तो क्या आता है? a plus 2b plus c equal to 1200. ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या निकलेगा? b equal to what? 1200 minus 980 equal to what? 220. This is the answer of the question. यही आ रहा है ना? अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। ये तो हमारा आंसर आ गया है, ठीक है? तो हमारा क्वेश्चन क्या था? बहुत सिंपल, सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शन था हमारा क्वेश्चन। ओके, एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव डिटरमाइंड ऑल द एंटिटीज। अब जो पूछे वो आराम से सावधानी से बताना, ठीक है? चलो, हाउ मेनी पर्सन्स ओवर हियर like to read neither quant nor reasoning?
यस 20 हैं. हाउ मेनी पीपल लाइक टू रीड क्वांट बट नॉट रीजनिंग? हाउ मेनी पीपल लाइक टू रीड क्वांट बट नॉट रीजनिंग? इसका मतलब क्वांट वाले सर्कल में जो रीजनिंग वाला पोर्शन है उसको हटा देना है. यानी आंसर इज ए. A is denoting the portion who like to read quant only or who like to read quant but not reasoning. Am I correct or not? A की वैल्यू पता चल जाएगी ना, क्योंकि B की वैल्यू क्या आ गई है 220, तो A की वैल्यू हो जाएगी 600 माइनस 220, जो भी है वो आंसर हो गया. 380 इज द आंसर. अब क्वेश्चन आता है, what is the number of people who like to read either quant or reasoning? फिर से मैं बोल रहा हूं, either quant or reasoning. Answer is yes. Please say. Online students, please say. Question is very simple. The number of students who like to read either quant or reasoning. What is the answer? A plus B plus C. Am I correct or not? जो सारे सर्किल में आ रहे हैं वो सारे लोग या तो क्वांट पढ़ते हैं नहीं तो रीजनिंग पढ़ते हैं. आंसर इज व्हाट? टोटल -20, यानी कि A plus B plus C यानी क्या 980. वेरी सिंपल टू से. एम आई करेक्ट और नॉट? मैंने बोला हाउ मेनी पर्सन्स लाइक टू रीड आइदर क्वांट और रीजनिंग. ये वही वाली बात हुई, आइदर डिविजिबल बाय 3 और डिविजिबल बाय 4. गेटिंग और नॉट गेटिंग? सारे के सारे जो सर्किल में आ रहे हैं A प्लस B प्लस C वो सारे हैं, यानी टोटल करके जो -B एक बार किए थे ना तो 2 बार रिपीट हो रहा था, वही वाली चीज है. तो बात आती है इसमें नॉमेनक्लेचर का. ये नहीं मैम, A प्लस B प्लस C इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. तो मुझे बताते जाना इन टर्म्स ऑफ ABCD. कितने सारे लोग हैं जो आइदर क्वांट और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं? जब 1000 मुंडी ही है यहाँ डिस्कशन में, तो आप कहां से 1000 से ज्यादा ले सकते हो? गेटिंग और नॉट गेटिंग? यानी कितने लोग इस 1000 पर्संस में लाइक करते हैं या तो क्वांट पढ़ना नहीं तो रीजनिंग पढ़ना? इसका मतलब या तो इसमें आ रहे हैं नहीं तो इसमें आ रहे हैं नहीं तो इसमें आ रहे हैं. गेटिंग और नॉट गेटिंग? A plus B plus C is the answer of the question, or in simple word, total -20 और 980 is the answer of the question. तो यहाँ nomenclature की बस बात हो रही थी, सिंपल चीज. Those who want to read only quant कौन होंगे जल्दी बताओ? A. Those who like to read only reasoning कौन होंगे? C. Those who do not like to read quant, आंसर क्या होगा? C plus D. जो क्वांट नहीं पढ़ना चाहते हैं वो है C plus D. All those who do not like to read reasoning, answer is what? A plus D. समझ में आया? यानी ये 380 plus 20 यानी 400. ठीक है. All those who like to read either quant or reasoning, answer is A plus B plus C. ठीक है. अब इसमें बात है कि इसी तरह से बहुत सारा चीज जो है वो पूछा जाता है. तो अंतिम इस पड़ाव में हम 2-3 नॉमेनक्लेचर आपसे पूछ रहे हैं. इसको नोट आप कर लेंगे और ये सब बात बाद में कल कर सकते हैं. पहला सवाल है, हाउ मेनी पीपल लाइक टू रीड एट लीस्ट वन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स? बताओ आंसर. हाउ मेनी ऑफ द पर्सन्स लाइक टू रीड एट लीस्ट वन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स? एट लीस्ट वन. तो एट लीस्ट वन का मतलब क्या हुआ? कम से कम एक सब्जेक्ट, या तो एक पढ़े नहीं तो 2 पढ़े, 2 ही सब्जेक्ट की तो बात की गई है. यानी जो नो वाले हैं ये हट जाएंगे. आंसर क्या आएगा? A plus B plus C. वेरी सिंपल. ऑल द नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक टू रीड एट लीस्ट 2 ऑफ दीज सब्जेक्ट्स. आंसर क्या आएगा? बीच वाला एट लीस्ट 2, यानी कि कम से कम 2 वाले तो यही हैं, है कि नहीं? अब बोलो, ऑल दोज
numbers of persons who like to read at most one of these subjects. आंसर क्या होगा? At most one of these subjects का मतलब क्या हुआ? या तो 0 सब्जेक्ट पढ़े, नहीं तो 1 सब्जेक्ट एग्जैक्टली पढ़े। 0 सब्जेक्ट पढ़ने वाले कितने हैं? 20, और एग्जैक्टली 1 पढ़ने वाले कितने हैं? A+C। समझ में आया? यानी टोटल माइनस बी, यानी कि 1000 माइनस 220 यानी 780। एम आई करेक्ट? अब बात आई, ऑल दोज पर्संस हु लाइक टू रीड एट मोस्ट 2 ऑफ दीज, 220 नहीं है at most 2 of these subjects, answer is 1000। ज्यादा से ज्यादा 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले कौन हैं? या तो 0 सब्जेक्ट पढ़ें, या तो 1 सब्जेक्ट पढ़ें, या तो 2 सब्जेक्ट पढ़ें। ठीक है, इसको सेव करवा रहे हैं, कल की बात यहां से स्टार्ट होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर कमिंग डाउन द लाइन। कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, आपको घर पे जाके सिलोजिज्म के क्वेश्चन बनाने हैं। गॉट इट ना? बेसिक न्यूमरेसी का जो प्रैक्टिस आपको करना है वो हम भिजवा रहे हैं, आपके पास चले जाएगा शाम तक। ठीक है, और जो बुक फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो टीएमएच हो या कोई भी हो, फटाफट स्टार्ट कर दो। ठीक है, एक चैप्टर क्वांट से ले लो, नंबर सिस्टम का पहला वाला पार्ट। ठीक है, और दूसरा वाला पार्ट ले लो रीजनिंग से, और वो है सिलोजिज्म एंड वेन डायग्राम्स। ऑलराइट, वी मीट टुमारो। नंबर सिस्टम का बहुत सारा पार्ट अलग अलग करके दिया होगा, जैसे एलसीएम एचसीएफ अलग दिया होगा, रिमाइंडर थ्योरम्स अलग होगा, ऐसे कर करके होगा, तुम देखना। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बिल्कुल ऐसे होगा, और नहीं तो हम आपको बताते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट्स आल्सो, एनी प्रॉब्लम इफ यू हैव, यू मे जस्ट आस्क मी ओवर देयर। सेकेंड थिंग, बुक को फॉलो करना आज से ही शुरू कर दो। कोई एक बुक ले लो, मैं ये नहीं कहता कि आप टीएमएच ही लो, एक स्टैंडर्ड बुक का मैंने आपको दिया, टीएमएच में भी कहीं कहीं पर आपको दिखेगा कि आंसर्स गलत दिए हुए हैं, उतना कोप अप करना, बट अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं, दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग। जो जिनको लग रहा है कि एकदम वीक है या कुछ, बिल्कुल ऐसा मत समझो, बट स्टार्ट करो, एटलीस्ट टू से एक अच्छा स्टार्ट लो। एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर मैंने पढ़ाया अभी क्वांट का, एक रीजनिंग का, तो उसके कुछ क्वेश्चंस जाके करो, और आज जो पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करो। ठीक है, यहाँ भी सारे स्लाइड्स वहीं के वहीं हैं, मैं सेव करवा रहा हूँ, आप इसमें कुछ भी चाहो नोट करना नोट कर सकते हो, बट प्रैक्टिस थोड़ा घर पे जाके करना, दैट इज नीडेड, दैट इज व्हाट आई हैव टू से। ओके, और कल के डेट में क्या होगा? कल के डेट में 3 to 4 टॉपिक्स जो हैं वो नंबर सिस्टम के लिए जाएंगे, तो तैयार होके अच्छे से आना। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी कमिंग एट 9 o'clock, बट ये मैं आपको सत्यापित उनसे करवा देता हूँ, क्या नाम है, शुभम जी से, तो वो मैसेज आपको चला जाएगा, बट मेरे लिए कंफर्टेबल होगा 9 o'clock ओनली, दैट इज द थिंग। ओके, थैंक यू फॉर कमिंग डाउन द लाइन। कुछ भी प्रॉब्लम है, आई एम देयर ओवर। ठीक है, टेक केयर। Thank you, Diksha. Thank you, Ishika. And thank you, Komal, for coming down the line. मैं भिजवाऊंगा आपको, जो भी आएगा आपके पास वो कर। अभी आपको आज जो है, आज रुक जाओ, कल से मैं उसमें क्लियरली बताता हूँ। हाँ, क्या चीज का? बोला जा रहा है हाँ, सिलोजिज्म वाली पीडीएफ तुमको चाहिए है, तो इसका क्वेश्चंस करना जाके घर पे। सिलोजिज्म वाले हैंडआउट के सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करना, कल से आपको क्वांट और इसका रेगुलर जो सही है वो आपको मिलता जाएगा क्वेश्चंस, रिवाइज करके, लेकिन जरूर आना। आप करो, बिल्कुल करो, लेकिन कोशिश करो, आप पिछले साल भी थे, तो अब आप इस एज में आ गए हो कि आप एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करो। मैंने पहले ही कहा है, इंडिविजुअल क्वांट रीजनिंग सब मत लेना, कॉम्प्रिहेंसिव सीसैट लेना। कॉम्प्रिहेंसिव सीसैट 2024 ऐसा कोई भी मोटी बुक, एकमात्र बुक जिसमें सारे सेक्शंस हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन हो, कुछ प्रैक्टिस पेपर्स दिए हो, वो वाले को कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव सीसैट, वो लेना जरूरी है। कोई भी एक बुक, ठीक है, ये ले लो, अरिहंत ले लो, कोई भी ले लो जो, ठीक है, तो इससे बनाओ। ओके, समझ में आया ना सबको? कहीं कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई ब्लैंक आउट हुए हैं, यानी कि कुछ बोले नहीं हमसे, वो पूछ भी सकते हैं,
क्या क्या चीज में उनको प्रॉब्लम है। नो प्रॉब्लम। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए, कल पढ़ा